हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। आज हमारा जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन स्टार्ट करेंगे हम, जिस पर हर साल एक या दो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पर, वाष्पोत्सर्जन पर बहुत इजी टॉपिक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और कुछ अगर नोट करना है तो कर लीजिए। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखिए और पेन और कॉपी आवश्यक रूप से साथ में रखिए, और पूरा ध्यान वही जो चीज़ कहती हूँ हमेशा बोर्ड पर रखिए अपना ध्यान कि क्या चीज़ आपको समझाई जा रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन हिंदी से वर्ड क्लियर है, वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ध्यान आपको किस पर देना है कि जो जल की हानि हो रही है, वाटर का लॉस हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? वेपर की फॉर्म में। जल किस रूप में बाहर निकलता है? वाष्प के रूप में। सेकंड चीज, किस पार्ट से बाहर निकल रहा है? पौधे के पादप के वायवीय भाग। अब वायवीय भाग कौन सा हो गया? स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गया, बड्स हो गया। इनसे वाटर का लॉस मैक्सिमम। तो जो मेन ट्रांसपिरेटिंग ऑर्गन है, मुख्य वाष्पोत्सर्जन करने वाला अंग है, वो है पत्ती। 90% ट्रांसपिरेशन होता है फोलियर यानी कि पर्निल वाष्पोत्सर्जन। ओनली 10% जो होता है वो स्टेम से होता है। 90% जो होता है वो होता है पर्निल वाष्पोत्सर्जन। तो ध्यान दीजिएगा, जल किस रूप में बाहर निकल रहा है? वाष्प के रूप में। कौन से भागों से बाहर निकल रहा है? वायवीय भागों से, एरियल पार्ट से। तो जो एब्जॉर्ब वाटर होता है, अवशोषित जल होता है पादप के द्वारा, उसका 98 से 99%, मतलब कितनी जल की हानि हो जाती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? 98 to 99% वाटर लॉस हो जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और कितना परसेंट यूज में आता है? ओनली 1 से 2%। कुल अवशोषित जल का कितने प्रतिशत भाग पादप द्वारा उपयोग में लिया जाता है? तो उपयोग में लिए जाने वाला जल कितना परसेंट होता है? 1 से 2%। और उसमें से भी आप देखते हो कि 0.2% फोटोसिंथेसिस में, और अदर जो है वो काम में आता है वृद्धि और विकास के अंदर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो सिर्फ 1 या 2% पादप उपयोग में लेता है और 98 to 99% वाटर लॉस हो जाता है। और जो लॉस होने वाला वाटर होता है ट्रांसपिरेशन में, कैसा वाटर बाहर निकलता है? बिल्कुल शुद्ध जल, प्योर वाटर। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। अभी जो मैंने बात की, फोलियर ट्रांसपिरेशन या जो पर्निल वाष्पोत्सर्जन होता है। पर्निल का मतलब जो पत्ती की सतह से होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। किसके द्वारा हो रहा है? थ्रू लीफ यानी कि पत्ती के द्वारा। कितना परसेंट हो रहा है? 90% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है? पत्ती के द्वारा। और कॉलाइन ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टेम के द्वारा, वो कितना परसेंट होता है? 10%। उसके बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एविल। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एसेंशियल एविल। ये किसने कहा था? ये कहने वाला वैज्ञानिक था कर्टिस। तो आवश्यक बुराई, ये शब्द किसने दिया है? कर्टिस का स्टेटमेंट क्या था? वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। आगे हम पढ़ेंगे कि आवश्यक क्यों है, क्योंकि इसी ट्रांसपिरेशन के द्वारा हायर जो प्लांट से ऊंचे ऊंचे जो पादप है, उसमें जल किस क्रिया के द्वारा ऊपर जाता है? तो हम आगे थ्योरी पढ़ते हैं डिक्सन और जॉली की, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन थ्योरी। तो जो हाइटेड प्लांट है, 130 मीटर तक जाइलम के द्वारा जल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किस फोर्स के कारण? ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। तो इसी के लिए इसे कहा जाता है आवश्यक है प्लांट्स में, ऊपर तक पानी जाना है, एसेंशियल। और क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है, आवश्यक बुराई। उसके बाद में स्टीवर्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे कहा था अनअवॉइडेबल एविल, अपरिहार्य। अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है? जिसको नकारा ना जा सके, जिसका होना आवश्यक हो। ये सेंटेंस देने वाला कौन वैज्ञानिक था? ये था स्टीवर्ट। ये वैज्ञानिक था स्टीवर्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे कम वाष्पोत्सर्जन, जो मैंने पहले भी बताया था, केम्प
पादपों में अनुकूलताएं पाई जाती है। जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर, जीरोफाइट प्लांट ओपेंशिया कैक्टस, सक्यूलेंट जीरोफाइट पादप, इसमें मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है जीरोफाइट। जैसे जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जैसे पाइनस है, पाइनस में लीफ कैसी आती है, निडल लाइक, पत्ती कैसी हो जाती है, सुई के समान। तो सुई के समान पत्ती क्या कर रही है, एरिया को कम कर रही है, क्षेत्रफल कम हो रहा है, जिससे ट्रांसपिरेशन कम होगा। स्टोमेटा कैसे होते हैं इसमें आगे हम पढ़ेंगे। सनकन स्टोमेटा, धसे हुए रंध्र क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। तो मिनिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है या जल संरक्षण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, वाटर कंजर्वेशन की, जीरोफाइट प्लांट के अंदर, केम प्लांट्स के अंदर। और मैक्सिमम हम पढ़ते हैं C3 प्लांट्स के अंदर। मीजोफाइट्स के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होता है, मीजोफाइट यानी कि समोद्भिद पादपों के अंदर अधिकतम ट्रांसपिरेशन। और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है जीरोफाइट में, सक्यूलेंट जीरोफाइट गूदेदार मरुद्भिद पादपों के अंदर सबसे कम वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, हम पढ़ते हैं 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा को हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, तो रंध्रों के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल। सेकंड ट्रांसपिरेशन होता है क्यूटिकुलर, क्यूटिकल को कहा जाता है उपत्वचा। कहाँ पर होती है क्यूटिकल, ये लीफ है, लीफ के ऊपर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और होती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर। ये जो लेयर है ये क्या है, क्यूटिकल, उपत्वचा, इससे होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और लेंटिसल्स, लेंटिकल्स किसके द्वारा होता है, लेंटिकल्स के द्वारा। लेंटिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेंटिकल्स वात रंध्र। तो वात रंध्र जो होते हैं, सिर्फ पत्ती की सतह को छोड़ दिया जाए, लीफ सरफेस को छोड़ दिया जाए, तो पूरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स। और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वुडी प्लांट्स में बार्क पर गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट की जो पेरिकार्प है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स। अब आपका क्वेश्चन आता है सबसे मुख्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सबसे सामान्य प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, मोस्ट कॉमन मेनली कौन सा ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल। यानी कि मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, रंध्रों के द्वारा। 80 से 90% ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। फोलियर ट्रांसपिरेशन मैंने आपको कहा था 90% होता है, तो मुख्य भाग कौन सा हो जाता है, स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कौन से सरफेस के ऊपर, जैसे डाइकोट लीफ में तो मेनली लोअर सरफेस पर मिल रहे हैं, मोनोकोट में दोनों सरफेस पर, वो बात आगे हम करेंगे। तो सबसे मेनली जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, मुख्यतः जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है स्टोमेटल। फिर लेस होता है क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। क्यूटिकुलर कितना परसेंट होता है, 9 to 9.9%, और लेंटिकुलर कितना परसेंट होता है, 0.1 to 1%। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कौन सा होता है, वात रंध्रीय या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा कब होता है ट्रांसपिरेशन, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ध्यान रखिएगा, लेंटिकल्स जो होते हैं या जो वात रंध्र होते हैं, ये परमानेंट ओपनिंग है, ये हमेशा खुले हुए रहते हैं। ये वात रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए हमेशा होता रहता है। पर सबसे कम कौन सा होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। उसका तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, प्लांट्स में स्वेटिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, स्वेटिंग जो है वो किसके द्वारा हो रही है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। और जो ब्रीदिंग हो रही है वो किसके द्वारा होता है, प्लांट ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, सांस लेने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, वो प्लांट से ब्रीथिंग होती है। उसके बाद में सबसे मेन स्ट्रक्चर हम समझना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना। क्या क्वेश्चन इससे पूछा थे, क्योंकि रिवीजन में आपको वही चीज बताई जा रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट, रंध्र की संरचना में सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है, गार्ड सेल का, द्वार कोशिका का, द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका, गार्ड सेल इसे कहा जाता है।
गार्ड सेल के नंबर फिक्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं? 2। गार्ड सेल के एक रंध्र के बाहर द्वार कोशिका की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? फिक्स है, कितनी होती है? 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें भी इसकी जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, ये कैसी होती है? ये होती है थिक। इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और आउटर वॉल जो होती है ये कैसी होती है? थिन होती है। ठीक है, तो गार्ड सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्टोमेटा में। गार्ड सेल जिसके फिक्स नंबर होते हैं, कितने होते हैं? 2। फिर आपके दिमाग में आएगा कि गार्ड सेल क्या डाइकोट और मोनोकोट में सेम होती है? नहीं। डाइकोट में इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होती है, वृक्काकार होती है, किडनी शेप होती है। बीन शेप, किडनी शेप, और हिंदी में कहा जाता है वृक्काकार। वृक्क शेप यानी किडनी के शेप की होती है। तो डाइकोट के अंदर गार्ड सेल का शेप बीन शेप, और मोनोकोट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोनोकोट में, ग्रासेस में, वीट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड। कैसी होती है ये? डम्बेल शेप। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे उसको याद रखेंगे, डम्बलाकार। हम उसको डमरू आकार नहीं करके कौन सा शेप कह रहे हैं? डम्बलाकार जो है गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक आप कुछ बात? उसके बाद में मैं वापस बात कर रही हूँ, गार्ड सेल जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो गार्ड सेल इसके अंदर रेडियली अरेंज क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या अरेंज होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल, जो किसके बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज के बने हुए, और कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली, यानी कि अरीय रूप से व्यवस्थित माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को इजी करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं ये सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल। तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल कहाँ पर पाए जाते हैं? गार्ड सेल के अंदर पाए जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं। क्या काम करते हैं? रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता करते हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में आपको? अब हम वापस बात करते हैं गार्ड सेल की स्ट्रक्चर की। गार्ड सेल को समझाते हैं, स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, स्टोमेटा पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट देखिएगा बेटा, स्टोमेटा में स्पोर, ये आपको दिख रहा है बीच में पोर, और ये पोर कैसा होता है? वेरिएबल होता है, जिसको मेजर करते हैं। इसका डायमीटर बेटा वेरिएबल होता है। इसको किससे मेजर किया जाता है? पोरोमीटर से। रंध्रों की आवृत्ति किससे ज्ञात की जा सकती है? तो किससे ज्ञात की जा सकती है? पोरोमीटर से। ये आपको दिखाई दिया स्टोमेटा पोर जो है। अब इसकी जो इनर वॉल है, ये जो ब्लैक दिखाई है मैंने आपको, इनर वॉल, ये इनर वॉल इसकी कैसी होती है? थिक। ये जो वॉल है ये इसकी कैसी होती है? थिक होती है इनर वॉल। और जो इसकी आउटर वॉल है वो कैसी होती है? थिन। ये देखिए, ये स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर की ये जो आउटर वॉल है ये कैसी है? थिन। ध्यान रखिएगा, आउटर वॉल कैसी होती है? थिन, और इनर वॉल कैसी होती है? थिक। स्टोमेटा की कौन सी वॉल मोटी होती है? तो कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और जो इसकी बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली। हमने किसकी बात की? गार्ड सेल की, आउटर वॉल की, इनर वॉल की। और फिक्स संख्या होती है गार्ड सेल नंबर में कितनी होती है? हमेशा 2। सब्सिडरी सेल के नंबर फिक्स नहीं होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। इसके चारों तरफ जो आपको सेल दिखाई है वो कौन सी सेल है? सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल्स, सहायक कोशिका जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका। और इसके अंदर क्या रहता है? पोटेशियम रहता है, वाटर रिजर्वायर रहता है। इसके अंदर संग्रहित रहता है पोटेशियम और वाटर का। और दोनों का जो कनेक्शन है गार्ड सेल के बीच में और सब्सिडरी सेल के बीच में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। हमने सेल में पढ़ा था प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या फंक्शन होता है इसका? कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म में किससे बनी रहती है? प्लाज्मोडेस्मेटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो सहायक कोशिकाओं के बीच में, दो जो आसपास स्थित कोशिका है समीपस्थ कोशिका के बीच में
जी द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो केवल प्लांट सेल के अंदर मिलता है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं फाइब्रिल्स दिख रहे हैं, ये है सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स, जो काम में आएंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। और गार्ड सेल को सब्सिडियरी सेल से किस आधार पर अलग किया जा सकता है, तो आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड कोशिका को या द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका को सहायक कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है। निम्न की उपस्थिति कारण, किसकी प्रेजेंस के कारण आप गार्ड सेल को डिफर करते हो सब्सिडियरी सेल से, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, पर ध्यान रखिएगा इस क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट विथ कार्बोक्सिलेज नॉट रुबिस्को। उसके बाद में देखिएगा स्टोमेटल अपैरेटस, रंध्रीय उपकरण। ये रंध्रीय उपकरण जो होता है स्टोमेटल अपैरेटस, ये किस किस का मिलकर बना हुआ होता है, ये बना होता है गार्ड सेल का, द्वार कोशिका का, जिसकी फिक्स संख्या है 2, प्लस साथ में पाई जाती है सब्सिडियरी सेल, सहायक कोशिका, और साथ में स्टोमेटल पोर, रंध्रीय छिद्र, और इन सब से मिलकर बना हुआ है स्टोमेटल एपेरेटस। आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया स्टोमेटा का। मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, बाहरी भित्ति पतली है, आंतरिक मोटी है, सहायक कोशिकाओं के नंबर फिक्स नहीं है, गार्ड सेल के नंबर फिक्स है, 2 नंबर है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद में हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म क्या है इसका खुलने का और कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, खुलने में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, प्रोसेस कौन सी होती है, ऑस्मोसिस या परासरण। परासरण की आपको पढ़ा हुआ है, परासरण के बारे में, अंतः परासरण, बाह्य परासरण। परासरण के बारे में जल या विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना परासरण कहलाता है। या सॉल्यूट की अगर बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण। तो कौन सी प्रोसेस इस पे इन्वॉल्व है, परासरण की और मैं समझा दूंगी आपको इसके बारे में। प्रेशर कौन सा काम में कर रहा है, कौन सा दाब काम कर रहा है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से आयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से आयन इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सबसे महत्वपूर्ण आयन पूरी थ्योरी जो है पोटेशियम मैलेट, तो पोटेशियम एंड क्लोराइड। और बाकी आपको थ्योरी मालूम है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पोटेशियम मैलेट वाली। कौन सा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर काम करता है, तो वो काम करता है पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। तो हम आगे देखते हैं, वापस बोर्ड क्लीन करके आपको समझाती हूँ किस तरह से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि है। तो अब बेटा हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, जिसे प्रपोज किया था लेविट ने। फ्यूजिनो ने क्या बताया था कि जब गार्ड सेल ओपन होती है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम। तो उसकी प्रेजेंस किसने बताई थी, फ्यूजिनो ने। थ्योरी किसने प्रपोज की थी इसकी, वो की थी लेविट ने। तो कई बार लेविट और फ्यूजिनो साथ में आ जाता है, अगर अलग अलग ऑप्शन में आए तो लेविट। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को कि किस तरह से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। आपको मालूम है स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट में क्लोज होते हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। और ओपी किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर। जितनी सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी ओपी उतना ही हाई होगा। डे टाइम में ओपी हाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डे टाइम में हाई होता है। डे टाइम में पीएच भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट। डे टाइम में आपने इससे पहले जो थ्योरी कुछ पढ़ी थी, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, कि डे टाइम में स्टार्च होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टार्च वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए ओपी कम होता है। डे टाइम के अंदर फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का,
शुगर में वाटर सॉल्यूबल होता है, ओपी हाई हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो कई सारी थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी है। पीएच जब 7 होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, पीएच लो होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पढ़ेंगे। पहले समझ लें इस चीज को, अगर ओपी हाई है गार्ड सेल का तो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मैंने आपको समझाया, जैसे रेजिन को वाटर में डाला, किशमिश पानी में फूल गई, कौन सा एग्जांपल है एंडोस्मोसिस का। वाटर कहाँ पर एंटर करता है, गार्ड सेल में। गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है, गार्ड सेल क्या हो जाती है, टर्जिट, फूल जाती है और पोर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो फाइब्रिल्स है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में, और पोर ओपन हो जाते हैं। नाइट में क्या होता है, नाइट में ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है। ओपी अगर लो होगा तो वाटर कहाँ पर चला जाएगा, सब्सिडरी सेल में, गार्ड सेल से। गार्ड सेल में सब्सिडरी सेल में चला गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। सेल कैसी हो जाती है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है। अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको पहले क्लास में समझाई थी। मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिवर्सल थ्योरी अभी आपको बता रही हूँ, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। क्या होता है दिन के दौरान, ड्यूरिंग डे टाइम, तो दिन के समय क्या होता है, गार्ड सेल में क्या बन जाता है, पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा आपको मालूम है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है। मैलिक एसिड हमने पहले सब कुछ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स गार्ड सेल में बन जाता है तो गार्ड सेल का ओपी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज हो जाएगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहां पर आएगा, गार्ड सेल में। एंडोस्मोसिस किस क्रिया के कारण होता है, तो वो कौन सी प्रोसेस इंक्लूड है, परासरण। और कैसा परासरण हो रहा है, अंतः परासरण। ये पोटेशियम मैलेट क्लियर है आपको। अंतः परासरण के कारण गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिट हो गई। टर्जिट का मतलब है स्फीत हो गई या फूल जाती है। गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड मैलेट और इसके अंदर हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है। और जब पोटेशियम मैलेट के साथ में जुड़ता है तो गार्ड सेल का ओपी हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज होगा तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ एंटर करेगा, गार्ड सेल में। एंडोस्मोसिस, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो फाइब्रिल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोटोमीटर। किसका यूज किया जाता है, पोटोमीटर का। ऑप्शन में ध्यान देना, पोरोमीटर नहीं हो, पोटोमीटर हो। पोरोमीटर स्टोमेटा के लिए, पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन के लिए, मैनोमीटर रूट प्रेशर के लिए, ऑस्मोमीटर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, रेस्पिरोमीटर रेस्पिरेशन की आरक्यू के लिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है पोटोमीटर। और पोटोमीटर किस पर वर्क करता है कि जो अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जो एब्जॉर्ब वाटर वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, ट्रांसपिरेट वाटर के इक्विवेलेंट हो गया। इसी पर पोटोमीटर वर्क करता है। क्या मेजर करते हैं हम पोटोमीटर से, पोटोमीटर से एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट को हम गिनते हैं, ध्यान करते हैं। मतलब क्या नापते हैं, जल अवशोषण की दर को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, क्योंकि जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही ट्रांसपिरेटेड होता है। जितना पादप जल अवशोषित करते हैं 98 to 99% क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ओनली कितना परसेंट काम में आता है, 1 से 2% वाटर काम में आता है। तो कल इस टॉपिक को बेटा मैं ट्रांसपिरेशन को कल कंप्लीट कर दूंगी लगभग, और नहीं तो अब बेटा ध्यान रखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए उसको। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आपकी एग्जाम की तैयारी साथ साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाए। आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखिए, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझाया जा रहा है।
कंप्लीट चैप्टर नहीं है। सेल को कंप्लीट कराया था क्योंकि वो आप किन्हीं बच्चों का इनकम्प्लीट रह गया था जो लेट आए थे। पर अब ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, तो ध्यान रखिए, रोज देखिए उसको, वीडियो देखते देखते ही आपको ये सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी। ओके।